हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुशवाहा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको चर्चा किया था जो कि ग्रामर के पिलर्स के बारे में। तो आज आपको मैं ग्रामर का बैकबोन बताने जा रहा हूं, जो कि इंग्लिश का बैकबोन है, वो है टेंस। जो टेंस है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका लैटिन वर्ड क्या है आपका टेम्पस है, और टेम्पस का मतलब होता है टाइम। और टाइम जो है वो टेंस कैरी टू टाइम, जो टेंस है वो टाइम को ही कैरी करता है। इसलिए टेंस और टाइम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टेंस और टाइम जो भी किताब में लिखा होगा उसकी जगह पर आपका टेंस भी लिखा रहेगा तो भी काम चलेगा। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में कि ये 3 भागों में बटा रहता है, जैसा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में जो कि सबसे ज़्यादा आपका पास्ट से क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट होते हैं 70%, और फ्यूचर में आपका 10%, और प्रेजेंट में आपका 20% होता है। अब देखिए 70% तो ठीक है, अगर प्लस माइनस हुआ तो 5% यहाँ पर ऐड हो जाता है, या तो 5% इधर पर ऐड हो जाएगा, है ना। जैसा कि मैंने प्लस माइनस का साइन लगाया है तो 5% इधर ऐड होगा या 5% इधर पर ऐड होगा। अब बात करते हैं टेंस में, सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, कंटिन्यूअस की बात करते हैं, परफेक्ट की बात करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। अच्छा, ये 4 तो रूल होते ही हैं, है ना। इसके 12 प्रकार भी हो जाते हैं, मुख्य तो 3 ही होते हैं। जैसा कि आपको मैं चर्चा करता हूं, जैसे सिंपल की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल पास्ट होता है, और सिंपल फ्यूचर होता है, सिंपल फ्यूचर होता है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं टी तक ही लिखूंगा, डॉट लगा दूंगा, समझ जाइएगा। पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना दोस्तों। तो अब देखिए ऐसे ही आपको सारी चीज़ें पढ़ना है। सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट के साथ साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह सिंपल पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह सिंपल फ्यूचर है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, और सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड में आपको कुछ चीज़ें ही पढ़ना है, सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, लेकिन पढ़ाऊँगा मैं सारी चीज़ें। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, जो आपका जो मुख्य रूप से क्या क्या एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, सारे सवालों में तो क्वेश्चन तो आएंगे ही, लेकिन जो अधिकतर जो पढ़ने वाली बात है वो आपका सिंपल प्रेजेंट से और आपका परफेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि पढ़ना इनको भी है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। अच्छा, तो आगे चलते हैं, हम इसके आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंस का जो सबसे महत्वपूर्ण है, सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट करता हूं मैं। जो सिंपल प्रेजेंट में, ये सारी चीज़ें मिटाई देता हूँ, चलिए ठीक है। मैंने यहाँ सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात चल रही थी। सिंपल प्रेजेंट, उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, जैसे आई गोस, ही गोस, यू गोस, वी गोस, काउ ईट्स। तो इसमें आपका कौन सा वर्ड या सेंटेंस, एक छोटा सा मैं अगर कहूँ 2 वर्ड लिखे हुए हैं, इनमें कौन सा सही होगा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई गोस, ही गोस, यू गोस, वी गोस, काउ ईट्स। तो इसमें ऑब्वियसली सी बात है, सही ये है, बाकी गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? गलत क्यों है? इसलिए गलत है क्योंकि फर्स्ट पर्सन, मैं इसमें केसेस बताता हूँ, इसमें ये बाद में भी पढ़ेंगे हम प्रोनाउन पार्ट में, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। सेकंड और थर्ड पर्सन, ये सारे पर्सन्स की बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन में आपका सिंगुलर और ये प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल यहाँ पर भी है, सिंगुलर प्लूरल, इधर पर भी सिंगुलर
और प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल की भी चर्चा नाउन में ही होगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक पर दी है, तो आप उस लिंक पर ज़रूर क्लिक करें और फर्स्ट वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। आई और वी है, तो इसी में मी, माई, वी का अस, अवर, यू, योर और योर, और सेम प्लूरल में सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। इसी तरह आपका ही, शी, इट और दे। इस पर देखिएगा थोड़ा सा, दे आपका इसमें प्लूरल में आ जाएगा, सॉरी, दे आपका प्लूरल में आ जाएगा। तो ही का आपका जैसा आपको पता है ही, शी, इट, और यहाँ पर प्लूरल आपका दे हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये जो सिस्टमेटिक मैंने लिखा था, जो 2 वर्ड लिखे थे, इनमें क्या सही है क्या गलत है, तो आपको देखिए ही गोज़ इसलिए सही होता है क्योंकि ये सिंगुलर के साथ तो लगता है, लेकिन सिंगुलर के साथ साथ आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, ये सत्य बात है। तो ही गोज़ इसलिए सही है क्योंकि ये किसके साथ लग रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये लगता है, ना कि सिर्फ सिंगुलर के साथ। हम अधिकतर ये बोलते हैं कि वो सिंगुलर है इसलिए वो सही है, नहीं, सिंगुलर है लेकिन कैसा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो ये सारी चर्चाएं मैंने थोड़ा सा बताने के, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है थोड़ा सा, बट ज़रूरत तो पड़ेगी ही। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा जानकारी थी अलग से। अब मैं सिंपल प्रेजेंट के बारे में आता हूँ, सिंपल प्रेजेंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट क्या है? सिंपल प्रेजेंट यही है कि सिंपल प्रेजेंट में अधिकतर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके अंत में ता है, ती है ना, तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट होती हैं या सिंपल प्रेजेंट होती हैं। अगर कोई पूछ ले वह जूता है, तो वह जूता है तो वो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कहलाएगा। हर इंसान ये सोचता है जिसके अंत में ता, ती, ते लग जाता है वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बशर्ते वो ऐसा नहीं। कोई किसी ने सवाल ऐसा ही पूछ लिया, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि वह जूता है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कहलाएगा, है कि नहीं। तो चलिए मैं इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ कैसे अपन इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान करेंगे। तो देखिए मैं 3 सेंटेंस लिखता हूँ। द सन राइसेस इन द ईस्ट, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, एंड थर्ड वन, he gets up early at 5 o'clock। चलिए इसमें तीनों चीज़ में आपको मैं बताता हूँ। जैसा कि पहला है द सन राइसेस इन द ईस्ट, तो द सन राइसेस इन द ईस्ट क्या है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है, कि सूर्य पूर्व से ही उगता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब दूसरा ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तो ये एक प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल कैसे प्रिंसिपल हो गया, एक सिद्धांत पर आता है। तो प्रिंसिपल में सबसे पहले तो आप प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान से रखिएगा कि प्रिंसिपल में LE या AL नहीं कर दीजिएगा, अगर AL करेंगे तो वो प्रचार हो जाता है ना, तो PLE ही होता है। तो प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत हो गया। और ही गेट्स अप अर्ली एट 5 o'clock, ये आपका क्या हो गया, रूटीन हो गया, एक आदत है कि आप सुबह 5 बजे उठते ही हैं, तो ये आपकी आदत हो गई। तो एक आपका कोड बन जाता है, जैसा कि यूनिवर्सल ट्रूथ, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, प्रिंसिपल हो गया, आप एक सिद्धांत हो गया, दूसरा हो गया आपका रूटीन। तो UTPR इज इक्वल टू सिंपल प्रेजेंट होता है। तो ये आपका कोड बन जाता है, जहाँ पर ये चीज़ दिखें वो आपका सभी सिंपल प्रेजेंट कहलाता है ना दोस्तों। तो आगे ये पहला एक फॉर्मूला है, या फॉर्मूला मानिए या फिर इसे कोड मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट की तरह काम करता है। और भी कुछ सिंपल प्रेजेंट में कुछ और भी चीज़ें काम करती हैं, जैसे आपका कमेंट्री भी काम करती है ना, हैबिचुअल भी काम करता है, जो हैबिट में होता है, आदत में होती है, जो मैंने बात करी है रूटीन में। तो रूटीन हो गया, हैबिट हो गया, ये सारी चीज़ें किस में बात होती है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं आगे, लेकिन क्वेश्चंस बाद में करेंगे, अभी सिर्फ मैं थियोरेटिकल पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चंस जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें जानकारी हो जाएगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये सारी चीज़ें जानकारी होंगी।
तो एक सबसे पहला कोड UTPR इज इक्वल टू SP। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा SP इज इक्वल टू वही होता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट बात करते हैं इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं एक्सक्लेमेशन के बारे में। एक्सक्लेमेशन क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, एक्सक्लेमेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट ही होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। इसके चलिए देखिए एक्सक्लेमेशन, ये स्टार कर लीजिएगा, एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लामेटरी बात करते हैं। एक्सक्लामेटरी का साइन क्या होता है? साइन ये होता है। तो साइन कैसे? जैसा मैंने लिखा देयर गोज अ बस, और ये साइन लग गया यहाँ पर। तो इस साइन को देखने के लिए देखिए, ये साइन कब लगता है? जब हमारा आपकी आँखें, मस्तिष्क और मन आपका किसी चीज़ के लिए तैयार ना हो और अचानक वो सामने आपके घटित हो जाए, वो और अगर घटित होती है तो एक आश्चर्यचकित की तरह दिखता है, तो वही है आपका आश्चर्यचकित। तो शब्द भी एक्सक्लामेटरी ही कहलाता है। तो ये साइन बस इसका क्या होता है? ये होता है। और इसके साथ में क्या लगा है? गोज लगा है। और अगर ये चीज़ दिख गई तो एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू एक्सक्लेमेशन, ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका मार्क है, इज इक्वल टू SP ही कहलाता है वो। तो इसको भी हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे, आगे चल के फिर इसके भी क्वेश्चंस बनते हैं। जो क्वेश्चंस आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जैसे ही आपने एक्सक्लेमेशन देखा और तुरंत आपने S या ES वाले वर्ड देखे तो तुरंत आपको क्या पता चलेगा ये कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। समझ में आया? तो एक्सक्लेमेशन भी एक दूसरा रूल या फॉर्मूला कह सकते हैं इसे, ये रूल फार्मूला बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ज़रा सा क्लॉज क्या होता है? क्लॉज है क्या? क्लॉज वो है, मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ, बताइएगा फिर। आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, माई मदर इज कुकिंग फूड। ये थोड़ा सा क्लॉज के बारे में चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस किस तरह पूछेंगे वो आपको मैं इसमें बताऊंगा। आई एम प्लेइंग इन द फील्ड एंड माई मदर इज़ कुकिंग फूड, ये दो सेंटेंस है। इन दो सेंटेंसों में आपको ज़मीन आसमान में अंतर लग रहा होगा कि ये अलग सेंटेंस लिखा है और ये अलग सेंटेंस लिखा है। तो क्लॉज में अंतर क्या है? यही अंतर है कि जो ये वाली लाइन है ये दो आवारा सेंटेंस हैं। अभी तो फिलहाल ये दो आवारा सेंटेंस हैं। अगर दो आवारा सेंटेंस किसी कंजंक्शन को लेके आ जाते हैं तो इनमें कुछ बदलाव हो जाते हैं। जैसे तो ये जो सेंटेंस जैसे मैंने लगाया एंड, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्या लगाया एंड, तो एंड के बाद वाला जो सेंटेंस है मतलब जहाँ पर कंजंक्शन जुड़ा उसके बाद वाला जो सेंटेंस कहलाएगा, उसके बाद का सेंटेंस आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। समझ में आई बात? और जो आपका कंजंक्शन से फ्री है वो कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये जो सेंटेंस है जो एक पूर्णतः फ्री है उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और एंड के बाद वाला जो सेंटेंस है वो क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। इतनी बात समझी आपने? अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो प्रिंसिपल, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा छोटा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और ट्रिक है, एज इट इज़ मैं कहूँ एक मैथ्स के फॉर्मूले की तरह, और ये आपका बेहद कारगर है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड कि आपने क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर लगाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो इतनी बातें समझी कि जो भी आपका एंड के बाद वाला जो सेंटेंस है, मतलब कंजंक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस है, कंजंक्शन को जोड़कर, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, और जो फ्री होता है जिसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं कैसे। अब जो प्रिंसिपल क्लॉज है, समझिएगा बात को, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज को हमने मान लिया ए, प्रिंसिपल क्लॉज को हमने मान लिया ए, ठीक है। और
सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमने मान लिया, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमने मान लिया बी। अब ए बी मैं साथ में लिख दूं, ए और ये बी है। अब बी में यहाँ पर क्या जुड़ गया आपका, यहाँ पर ये बन गया कंजंक्शन, है ना। जब कंजंक्शन बन गया तो समझिए बात को, तो ये जो है इधर वाला जो पार्ट है, कंजंक्शन के बाद वाला जो पार्ट है ये पूरा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फ्री जो शब्द होते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज, और ये आपका कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इतनी बातें समझ में आई। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसके लिए मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज जो जाएगा वो आपका फ्यूचर टेंस जाएगा, फ्यूचर टेंस जाएगा, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जाएगा तो वो आपका किस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। तो इसमें एक फॉर्मूला बनता है, जैसा कि प्रिंसिपल क्लॉज इज इक्वल टू एफ टी और सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू एस पी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला निकल के आया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अब आपको मैं क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, तब आपको और भी बेहतरीन समझ में आएगा कि क्यों ऐसा मैंने बताया। चलिए एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं, आप तुरंत बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, वी शैल गेट वेट if it will rain। चलिए मैंने अभी आपको चर्चा की, यहाँ पर आपका कंजंक्शन कहाँ पर है, कंजंक्शन है आपका इधर पर, इफ़ क्या है आपका कंजंक्शन है, और ये आपका अगर कंजंक्शन हुआ और कंजंक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस है वो क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद यहाँ पर आपका क्या लिखा है, विल लिखा है। तो क्या हुआ, ये गलत हुआ ना, तो गलत इसलिए हुआ क्योंकि विल नहीं, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल प्रेजेंट होता है, और सिंपल प्रेजेंट के साथ साथ इफ़ इट रेन्स होता है। और मैंने बताया है कि अगर कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है, तो यहाँ पर हालांकि वर्ब, अगर मैं वर्ब की बात चर्चा करूँगा मैं बाद में, वर्ब का वीडियो अलग से बनेगा। तो इसमें देखिए इफ़ इट रेन्स, ये आपका करेक्ट हो गया। तो अब ये क्या हो गया, सिंपल सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल प्रेजेंट हो गया ना, इट रेन्स। अब ये वाला भाग जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, और प्रिंसिपल क्लॉज इज इक्वल टू क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तो ये आपका शैल लगा है, और फ्यूचर टेंस में विल और शैल का ही प्रयोग होता है। इसका मतलब प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया, और यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज गलती कहाँ पर थी, यहाँ पर थी। तो विल नहीं होता है, कंजंक्शन के बाद बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट होता है, कंजंक्शन जहाँ पर लगा होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल प्रेजेंट होता है, तो उसे सिंपल प्रेजेंट में ही दर्शाइए, ना कि ये खासकर ये फॉर्मूला जो होता है सिर्फ इसी में लगता है, अन्य किसी चीज़ों में नहीं लगेगा, है ना। और क्वेश्चंस ऐसे ही अटेम्प्ट होते हैं। एक क्वेश्चन और भी बोलता हूँ तो आप उसे बेहतरीन अच्छे से कर पाएंगे, अब आप अपने से बता पाएंगे। इसे क्वेश्चन देता हूँ मैं, चलिए, इफ़ यू विल फॉलो my instructions you will definitely pass। चलिए बताइए ज़रा इसमें क्या है। इसमें आपका कंजंक्शन कहाँ पर है, कंजंक्शन आपका इधर पर है। कंजंक्शन आगे या पीछे कहीं पर भी हो सकता है, सिर्फ आपको वो चीज़ फाइंड आउट करना है। क्योंकि जब हम ग्रामर लगाते हैं, ग्रामर में जो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस बहुत लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ फाइंड आउट करना है जो हमें आंसर दे जाए। ये नहीं कि हम ग्रामर सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं और आंसर्स ढूंढने में हमें वक्त लग रहा, तो हमें ऐसी ही खोजी प्रवृत्ति ढूंढना है कि हम उस आंसर को तुरंत ला पाएँ। तो सबसे पहले आपने कंजंक्शन ढूंढा यहाँ पर, तो ये आपका पूरा सेंटेंस कहाँ तक हो गया, इधर तक। तो ये सारी सेंटेंस क्या हो गया,
इफ लगने के बाद सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये पूरा सेंटेंस क्या कहलाया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और जब सब ऑर्डिनेट क्लॉज है तो क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल प्रेजेंट। तो आपकी गलती कहाँ पर हुई, यहाँ पर। इफ़ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस यू विल डेफिनेटली पास। तो आपका गलती कहाँ पर है, यू विल नहीं होगा, यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, इफ़ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस यू विल डेफिनेटली पास। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। ये सेंटेंस कैसे कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज इज इक्वल टू एफ टी, एफ टी इज इक्वल टू फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस है तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो प्रिंसिपल क्लॉज इज इक्वल टू एफ टी और सब ऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू एस पी। ये क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह अटेम्प्ट होंगे और आप आंसर को देखते, मतलब जैसे ही क्वेश्चन देखा आपने आंसर टिक किया। यही है आपको तुरंत पॉजिटिव वे पे आपको आंसर देना, ना कि आप नेगेटिव क्वेश्चन देखा हताश हो जाते हैं कि क्वेश्चन, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, वो आपको गलती कर जाता है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको खोजनी प्रवृत्ति ढूंढना है कि आपको क्वेश्चन में आंसर कहाँ मिल जाए, बस वही चीज़ ढूंढेंगे तो आपको आंसर तुरंत से तुरंत मिलेगा, है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ और भी मज़ा आएगा फिर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इफ आई विल कम आई विल कॉल यू। अब देखिए इफ क्या है आपका, फिर आपका कंजंक्शन मिला, और कंजंक्शन मिला तो आपका ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू क्या होता है, एस पी। तो गलती कहाँ पर हुई, विल पे। तो इफ़ आई कम आई विल कॉल यू। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज आपका क्या होता है, फ्यूचर टेंस। तो मतलब यहाँ ये सेंटेंस सही था, गलती कहाँ थी, यहाँ पर। समझ में आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन, अब आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, वो आपके एग्जाम में आ भी चुका है वो क्वेश्चन। देखिए कौन सा क्वेश्चन है वो। थोड़ा सा भटकाएगा वो क्वेश्चन, लेकिन आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ खोजना है। आंसर जैसे ही खोज लेंगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा समझदार बनिए क्योंकि क्वेश्चन में इंग्लिश ग्रामर में बहुत, मैंने बताया था कि 100% आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें खोजने की प्रवृत्ति बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा। और वो आपको मैं क्वेश्चन देखता हूँ और आप उसमें ज़रा बताइएगा तो आपको समझ में आएगा। सी सेड शी विल टेक हर अम्ब्रेला in case it will rain। और नो एरर कह सकते हैं, नो एरर। तो नो एरर में मैंने सीधे NE कर दिया है। तो समझिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ये हुआ, सेकंड पार्ट ये हुआ, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और आपका फिफ्थ पार्ट 1 2 3 4। तो आपका ऐसे ही पॉइंट आउट कर देते हैं तो आपका यहाँ पर एरर हो जाता है। इस तरह एरर भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अब यहाँ पर आप बताइए कि क्वेश्चन में गलती कहाँ पर है। सबसे पहली बात, आपको माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट से शुरू होता है तो पास्ट से ही ख़त्म होता है। ये आपको मैं पास्ट टेंस में पढ़ाऊँगा, निश्चिंत रहिए। पर यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो कुछ डरा सा रहा है। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको खोजनी प्रवृत्ति आपको खोजना है कि आंसर को आप सिर्फ ढूंढ पाएँ कि आंसर आपका है कहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन, तो कंजंक्शन आपका यहाँ पर क्या है, इन केस। और इन केस जहाँ जैसे ही कंजंक्शन हमें फाइंड आउट हुआ तो हमें ये तो आइडिया लग गया कि कंजंक्शन के बाद वाला आपका सेंटेंस क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा। तो गलती कहाँ पर है, आपने तुरंत खोज ली क्योंकि विल जो है आपका गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट रेन्स। और बाकी ये जो सी सेड है ये एक डराने के लिए दिया हुआ है। ये सेंटेंस दरअसल सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से है, ये सेंटेंस स्टार्ट है आपका इधर से, लेकिन ये सेंटेंस आपको दे देता है डराने के लिए। तो ध्यान रहे, ऐसे ही क्वेश्चन में हमें डरना नहीं है,
उसका डट के सामना करना है, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चंस जैसे आएंगे हमें सिर्फ उन चीज़ों को ही देखना है जो हमें आंसर ला दें। तो कुछ चीज़ें हैं, जब पहचान कैसे होगी, है ना। अब आपको थोड़ा सा पहचान बता दूं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो पहचान के लिए जहाँ पर आपको इफ़, व्हेन या इन केस ऐसे चीज़ें मिल जाएं तो आपको तुरंत पहचानना है कि ये कंजंक्शन क्या है, किस पे रूल लागू हो रहा है, इसी चीज़ों में लागू हो रहा है, जो कि मैंने आपको PC=FT और SC=SP पे बताया है। वो चीज़ें इसी पे लागू होता है। जैसे ये मिला तो आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट देखना है, और आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज FT को देखना है। बस यही फॉर्मूला आपको इनको खोजना है। पहचान आपको इन्हीं शब्दों से मिलेगी, 2-3 शब्द हैं और भी कुछ कंजंक्शन वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ इतना ही। और भी सिंपल प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं कुछ रूल्स नेसेसिटी की, लेकिन आपको बता दूं जैसे कमेंट्री होती है, हेडलाइंस होती हैं, वो प्रेजेंट की तरह हम उसे पढ़ते हैं, ना कि उसे हम क्योंकि आपने पेपर में देखा होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में जो आपकी कमेंट्री वगैरह होती हैं वो न्यूज़पेपर में जो दिखता है वो सिंपल प्रेजेंट की तरह शो होता है। इसलिए सिंपल प्रेजेंट को हम यहीं पर विराम देंगे और सिंपल प्रेजेंट के बाद अपन चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस थोड़ा सा हेडिंग डाल देता हूँ, उस पर बाद आप अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका ING के साथ में यूज़ होता है। देख लेते हैं थोड़ा सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब के साथ ING लगता है ना। वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल सी इज टेकिंग टी, है ना। सी इज टेकिंग टी, यही आपका, शायद मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल नहीं बताया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल भी लिख लीजिए। प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा रहा था, सिंपल प्रेजेंट का रूल है, सिंपल प्रेजेंट का रूल जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब के साथ S या ES दोनों के साथ ऑब्जेक्ट, और वर्ब के साथ S या ES मैंने बताया है कहाँ पर लगते हैं। वर्ब का जो S या ES है वो कहाँ पर लगेगा? सिर्फ आपके साथ, आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ S या ES का कॉम्बिनेशन होता है, बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और फर्स्ट फॉर्म जहाँ पर आपको लगेंगे सिर्फ आपका थर्ड पर्सन के साथ S या ES लगेंगे, बाकी जितने भी बचते हैं उसमें वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट का है रूल। और ऊपर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या एग्ज़ाम के लिए यही चीज़ें हमें चाहिए? नहीं, एग्ज़ाम के लिए ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन में बोलता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, तो ये आपका रूल लिखा रहेगा। चलिए, एक स्लोगन है मैकडॉनल्ड का, स्लोगन है, जैसे बोलते हैं आई एम लविंग इट। तो क्या सेंटेंस सही है? अभी एक और चीज़ लिख देता हूँ, आई एम लविंग यू, आई एम कर देते हैं, आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल, कुछ भी कर दो, कार, या गर्लफ्रेंड भी कर सकते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड के लिए हमें, लोगों की गर्लफ्रेंड है लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं, लेकिन मत लिखो भैया, कार ही लिखें, ज़्यादा अच्छा होगा। एंड आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक। अच्छा, इस ऑफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम करते हैं। ऑफ जो होता है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। जब कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करता है तो हम वहाँ पर ऑफ लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। देखिए, आई एम लविंग इट, अगर खाने पीने के
मामले में अगर बात होती है तो हम इसे बिल्कुल यूज़ करते हैं। जैसे आपने मैकडॉनल्ड के स्लोगन आपने देखा होगा, पिज़्ज़ा हट में लिखा रहता है और पिज़्ज़ा में बना भी रहता है और उसमें लिखा रहता है नीचे आई एम लविंग इट। तो वो एकदम सही है क्योंकि वो खाने पीने से जुड़ी चीज़ें होती हैं, तो उसमें हम ING यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब देखिए इधर पर ये चीज़ें, ये तो सही हो गया, लेकिन आई एम लविंग यू ये सेंटेंस गलत है क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियों से चीज़ जुड़ी हो गई। जब कोई चीज़ ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी होती है तो उसके साथ ING का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे तो यहाँ पर हम सिंपल यूज़ करते हैं, आई एम लविंग यू नहीं करते हैं, आई लव यू करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ सही होती है, समझ में आया। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मिलेंगे। और आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल कार, यहाँ पर आई एम हैविंग तो ये भी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी, हम उसके भावनाओं को समझ रहे हैं। तो आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल कार, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आई एम हैविंग, नहीं, आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखें, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, यहाँ पर अ पीस ऑफ केक लग गया है तो सही है क्योंकि यहाँ पर अपन खाने पीने से चीज़ जुड़ रहे हैं। अ पीस ऑफ केक है तो खाने पीने से ना, तो खाने पीने के रिलेटेड में आप लविंग और हैविंग का यूज़ कर सकते हैं अगर वो भावनात्मक से अगर जुड़ी हुई होती है। चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। मैंने अभी बताया कि ज्ञानेंद्रियों से जो जुड़ी चीज़ें होती हैं उनके साथ वर्ब के साथ ING नहीं लगता है। तो ज्ञानेंद्रियाँ कैसी होती हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियों की अगर हम बात करें तो कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, जैसे सी है, हियर है, लव है, ड्रीम है, कंसीडर है, स्मेल है, टेस्टी है, हेट है और बिलीव है। तो देखिए इन शब्दों के साथ वर्ब के साथ ING नहीं लगता है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। ये कुछ अपवादे ही हैं जो खाने पीने के लिए अगर हुई बात अगर होगी तो वहाँ पर लव और हैव के साथ ING का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, जैसे आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, है ना। आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, तो क्या ये खाने पीने के लिए चीज़ है? नहीं ना। या फिर किसी अनुभूत के लिए हो रहा है तो कुछ महक सी आ रही है या बदबू सी आ रही है, तो यहाँ पर आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग जो है तो ये आपको क्या है, कैसा है, ये गलत हो गया ना। तो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी चीज़ों के साथ वर्ब के साथ ING नहीं लगता है। तो वर्ब आपका क्या है, स्मेल, जिसके साथ ING लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई स्मेल समथिंग बर्निंग। फिर आगे देखिए, बिलीव मी वॉट आई एम बिलीविंग, तो बिलीव मी वॉट आई एम बिलीविंग, तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है, तो बिलीव मी वॉट आई एम बिलीविंग, तो ये भी क्या खाने पीने के लिए है। खाने पीने के लिए सिर्फ हम दो ही चीज़ों में यूज़ करते हैं, वो है लव और एक हैव। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ज्ञानेंद्रियों से चीज़ जुड़ी हुई में वर्ब के साथ ING नहीं लगेगा। तो यहाँ ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी है तो इसका मतलब बिलीव मी वॉट आई बिलीव, ना कि आई एम बिलीविंग। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बिलीव। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, बिलीव मी वॉट आई बिलीव। और पहले वाले का आई स्मेल समथिंग बर्निंग। समझ में आया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में आते हैं, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है सारी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।